अब्बास सिद्दीकी की जमात से इत्तेहाद पर कांग्रेस में घमासान जारी है। आनंद शर्मा ने ट्विटर पर इत्तेहाद पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि इंडियन सेकुलर फ्रंट से इत्तेहाद कांग्रेस के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इस पर अधीर रंजन ने आनंद शर्मा पर पलटवार किया। अधीर रंजन ने कहा कि उन्हें पता है कि आनंद शर्मा किसे खुश करना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडरों के बीच लफ्जी जंग ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया है। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस आईएसएफ इत्तेहाद को ठग बंधन करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए कांग्रेस इलाकाई पार्टियों पर मुनहसिर है। संबित पात्रा के मुताबिक कांग्रेस खुद को सेकुलर पार्टी बताती है, लेकिन मगरबी बंगाल में आईएसएफ के साथ इत्तेहाद करती है, केरल में मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करती है, असम में एआईयूडीएफ के साथ इत्तेहाद करती है। जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखे। केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठगबंधन है, ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बदरुद्दीन अजमाल के पार्टी एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है, ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी। ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारी नुमाइंदा शबाना आजाज कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाना, अब इत्तेहाद को लेकर खुद कांग्रेस के अंदर से आवाज उठने लगी है। कैसे इस पूरे मामले को लिया जा रहा है मगरबी बंगाल में? देखिए, जिस तरह से आईएसएफ को लेकर कांग्रेस ने आवाज उठाई है, और हालांकि अधीर चौधरी ने, जो रियासती कांग्रेस के सदर हैं, एमपी भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके मामले को साफ किया है। लेकिन जिस तरह से लेफ्ट कांग्रेस इत्तेहाद में आईएसएफ शामिल हुई थी और उससे ये समझा जा रहा था ब्रिगेड रैली के बाद, जिस तरह से भीड़ हुई थी कि ये गठबंधन जो है, वो ये जो जोट है, महाजोट, ये मजबूत होगा और बंगाल की सियासत में, बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का इत्तेहाद भी एक मजबूत पार्टी के तौर पर सामने आएगा। लेकिन अब इस इत्तेहाद को लेकर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। अब उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से आईएसएफ अपने आप को कांग्रेस के साथ एडजस्ट कर पाती है, या रियासती सतह पर जो लीडरान है, जो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से अधीर चौधरी ने बार बार कहा है कि वो रियासती सतह पर मजबूत बनाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, तो क्या रियासती लीडरान इन बातों को नजरअंदाज करेंगे और बंगाल असेंबली इलेक्शन के हित में, रियासत के बंगाल असेंबली इलेक्शन को सामने रखकर जो कुछ उनको जो है वो बेहतर होगा, क्या कांग्रेस हाईकमान इसकी इजाजत देगा? ये काफी अहम है। अभी इस मामले पर लेफ्ट की मीटिंग चल रही है। खुद सीपीएम दफ्तर अलीमुद्दीन स्ट्रीट में, मुजफ्फर भवन में ये मीटिंग हो रही है, और यही मुद्दा है जिस तरह से कांग्रेस ने इस मामले पर तो कह सकते हैं कि कौमी सतह पर, नेशनल लेवल पर जिस तरह से आवाज उठी है, और जिस तरह से एक नई सियासी जमात है आईएसएफ, भले ही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इस पार्टी का गठन किया है, लेकिन ये एक नई सियासी जमात है। और अगर इस सियासी जमात पर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो ये आईएसएफ के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो खुद को इंडियन सेकुलर फ्रंट के नाम से जो उसने अपनी पार्टी बनाई है, तो खुद को सेकुलर पार्टी के तौर पर किस तरह से बंगाल असेंबली इलेक्शन में लोगों के सामने खुद को किस तरह से ले जाए, ये खुद आईएसएफ के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और आज शबाना, लेकिन अब्बास सिद्दीकी अब तक ये कहते आए कि हमने अब तक सभी सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट किया है, अब हम
हम किसी का खिलौना बनना नहीं चाहते, अब हमें भी सियासत में हिस्सेदारी चाहिए, इसलिए हमने पार्टी का गठन किया और हम इत्तेहाद के साथ अपना हक हासिल करने के लिए ये इलेक्शन बाकायदा लड़ रहे हैं। तो अब्बास सिद्दीकी का तो मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की बातें हो रही है, अब एक तरह से बीजेपी को मौका मिल गया है। कांग्रेस ने ही खुद कांग्रेस के अंदर से ये तनकीद की है। तो इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल आगे क्या लग रहा है? इलेक्शन की तारीखें सामने आ चुकी हैं। देखिए, इतिहाद का मुस्तकबिल जिस तरह से बहस शुरू हुई है उससे तो डामाडोल नजर आ ही रहा है, लेकिन अब ये रियासती लीडरान पर निर्भर करता है कि वो कितने एतमाद के साथ आगे बढ़ेंगे और क्या वो इन बातों को नजरअंदाज करेंगे। क्योंकि अब्बास सिद्दीकी ने जहां इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया है तो उसमें हर जमात के लोगों को, हर पिछड़े लोगों को, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, उनकी पार्टी का जो चेयरमैन है वो नौशाद सिद्दीकी है, जबकि उनका जो प्रेसिडेंट है वो गैर मुस्लिम है। तो उन्होंने एक सेकुलर फ्रंट बोलकर जो है वो एक इंडियन सेकुलर फ्रंट के नाम से एक सेकुलर सियासी जमात की तश्कील दी है। और जिस तरह से उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि वो किंग मेकर बनना चाहते हैं, ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे लेकिन बंगाल असेंबली इलेक्शन में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो सबसे अहम बात यही है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट को भी जरूरत पड़ी है इंडियन सेकुलर फ्रंट की, उसकी बड़ी वजह, बुनियादी वजह यही है कि बंगाल में जिस तरह से मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोटरों की तादाद, मुसलमानों की तादाद 30% से ज्यादा है। ऐसे में लेफ्ट कांग्रेस को भी मुसलमानों का साथ चाहिए, लेकिन जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने एक सेकुलर पार्टी के तौर पर सामने आई थी और मुसलमानों के मसाइल हल करने के दावे किए थे, तो ऐसे में मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ है और यही समझा जा रहा है कि उसी मुस्लिम वोट के सहारे ममता बनर्जी तीसरी म्याद की नैया जो है वो पार लगाएंगी। लेकिन लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ को सामने ला करके अब इस मुस्लिम वोट बैंक को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अगर आईएसएफ के साथ अलायंस होता है तो ये लेफ्ट कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ रहा है मालदा और मुर्शिदाबाद, जहां मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है और जहां से आईएसएफ जो है वो चुनौती देने के लिए तैयार है, तो अगर ये अलायंस नहीं हो पाता है तो ये कांग्रेस और लेफ्ट के लिए भी नुकसान होगा और खुद आईएसएफ को भी अपनी पार्टी को सेकुलर जमात के तौर पर पेश करने में, वो आवाम के सामने कामयाब होने में उन्हें भी कहीं ना कहीं दुश्वारी पेश आएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस हेलो, लगता है राब्ता टूट गया है। बहरहाल जैसा कि शमाना ने तफसीली बातचीत की कि बहुत ही मुश्किल में यह गठबंधन एक तरह से लग रहा है, जिस तरह से इत्तेहाद हुआ है। खुद कांग्रेस के अंदर से अब इस इत्तेहाद के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी है और खुद बीजेपी ने इस पर सख्त तनकीद की है, जैसा कि हमने आपको संबित पात्रा का बयान दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में किसानों, सेहत शोबा और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। अक़लियती इदारों के लिए इस बजट में खातिर ख्वाह कोई ऐलान नहीं किया गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने बजट की तारीफ की है, जबकि कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने बजट को मायूस कुन बताया और दुखों वाला बजट बताया। 1500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जा चुकी है, जिसे 1267 भाई इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं रास्त तौर पर। मेहताब, बजट को लेकर किस तरह के बातें सामने आ रही है? बजट तो पेश हो गया, सरकार लाजमी बात है अपनी ही बात रखेगी, लेकिन अपोजिशन को इस बजट में सिर्फ दुख दिख रहा है। दुख वाला बजट कहा है। देखिए, दुख वाला बजट इसलिए कहा गया कि क्योंकि कमलनाथ हुकूमत ने किसानों की कर्ज माफी की जो बात की थी और उसी पर हुकूमत बनी भी थी, लेकिन बजट में किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई बात नहीं की गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ, लोगों को उम्मीद थी कि इसमें हुकूमत जो है टैक्स में, वैट में, टैक्स में कुछ कमी करके राहत देगी, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए जो है कांग्रेस ने इसे दुखों वाला, कमलनाथ ने दुखों वाला बजट करार दिया। लेकिन अगर वही सीएम शिवराज की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो हुकूमत ने इसे जो है सभी तबके की जो है लिए मुराद का जो है बजट करार दिया है। मध्य प्रदेश को खुद कफील बनाने वाला बजट करार दिया है। यह सच है कि बजट में जो है सीएम राइजिंग स्कूल खोलने की बात की गई है। 9वीं से 12वीं जमात तक की तालिबात के लिए जो है सरकारी गाड़ियों से उनको फ्री में जो आने ले जाने की बात की गई है। लेकिन अक़लियती इदारों की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, हज कमेटी की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें, उर्दू अकेडमी की बात करें, अक़लियती कमीशन की बात करें, तो इसमें इनका कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्योंकि 2019 के बजट
बजट में जरूर जो है उनके लिए कुछ मुराद की बात की गई थी, लेकिन 2020 में बजट नहीं आया था और सप्लीमेंट्री बजट में भी अक़लियती इदारों को मायूसी का सामना करना पड़ा था। और ये बजट जब कोरोना कहर के बाद आया और उम्मीद की जा रही थी कि जहां पर तमाम तबकात के लिए जो है, क्योंकि अगर 2019 के बजट की बात करें तो जिलानी इस बजट में 22% का इजाफा किया गया है, लेकिन इस 22% में अगर अक़लियतों की बात करें तो 22 रुपए का भी इजाफा नहीं है। तो यकीनी तौर पर अक़लियतों के लिए जो है और दूसरे जो पसमानदा तबकात के लिए, उनके लिए जो है इस बजट में कुछ भी नहीं बल्कि मायूस कुन बजट करार दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस जानकारी के लिए। अक़लियतों के लिए कुछ नहीं, लेकिन किसानों और सेहत और तालीम पर खास तवज्जो इस बजट में दी है सरकार का, जैसा कि कहना है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात मजालिस मकामी के इंतखाबात में बीजेपी जीत की जानिब गामजन है। नगर पालिका, पंचायत और तालुका पंचायत के अब तक आए नतीजों में बीजेपी को 2085 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस को 602 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी की कारकर्दगी अच्छी रही है, उसने 46 सीटों पर कब्जा जमाया है। ख्याल है कि गुजरात की 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों की कुल 8,235 सीटों पर इंतखाबात हुए थे। तो गुजरात में बल्दी इंतखाबात हुए हैं, जिसमें बीजेपी की जो है जीत काफ़ी बढ़ गई है। नगर पालिका, पंचायत और तालुका पंचायत के अब तक के जो नतीजे आए हैं, उसमें बीजेपी को 2085 सीटें हासिल हुई हैं और कांग्रेस को 602 सीटें। तो वहीं आम आदमी पार्टी की भी कारकर्दगी अच्छी रही है, 46 सीटों पर कब्जा जमाया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस के वर्करों ने एहतजाज किया। वजारत पेट्रोलियम के सामने एहतजाज के दौरान पुलिस और एहतजाजियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया। ख्याल है कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की मार आम आदमी की जेब पर पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोला है सरकार के खिलाफ। ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ प्रदर्शन चल रहा है यूथ कांग्रेस का और तमाम यूथ कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता सभी पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये सरकार ने आम लोगों का पीना बंद करना चाहिए, दाम कम करना चाहिए। क्यों बार बार ने इन लोग ने डीजल और पेट्रोल और LPG में, आप देख सकते हैं LPG में एक बार 50 रुपए बढ़ा दिया है रात में। कितने 2 महीने में कम से कम 250 रुपए बढ़ा है। जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 500 रुपए बढ़ा दिया है। पेट्रोल में 100 रुपए करवा दिया, डीजल में 90 रुपए कर दिया है। और इनका वित्त मंत्री को पूछेगा तो वो बोल रहे हैं मैं प्याज लहसुन नहीं खाते। इसमें भी आप लोग पूछो, उसको बोलते हैं मैं डीजल पेट्रोल कार यूज नहीं करते। ऐसे बयान नालायक। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार जो है वो संज्ञान नहीं ले रही है। ये सरकार जल्दी से जल्दी दाम कम करना चाहिए। जब तक नहीं करेगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। पूरी दुनिया में कच्चा क्रूड सस्ता होने के बाद सभी देशवासियों को पूरी दुनिया में अपना अपना देश सस्ता पेट्रोल, डीजल और गैस दे रहे हैं। एक यहाँ सरकार अहंकारी बैठी है, अपने चंद दोस्त बड़े उद्योगपति को फायदा और आम हिंदुस्तानी के पर महंगाई की मार पे मार लगा रहे हैं। जैसे ही कच्चा क्रूड सस्ता हुआ, लोगों को फायदा मिलना चाहिए। ये ड्यूटी बढ़ा के लोगों की जेब पे कैंची चला के ये नुकसान कर रहे हैं। पर अहंकार जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी नहीं टिका था, तो मोदी और शाह का कहां से टिकेगा। पूरे विश्व भर में पहला एक ऐसा देश बन चुका है जो पेट्रोल डीजल में सबसे ज्यादा टैक्स लगा रहा है। इससे ये दर्शाता है कि जो सरकार है वो केवल हम दो और हम दोनों के लिए काम कर रही है, गरीब जनता के लिए, इनके लिए कोई भी जो है एक जो किरण की जो एक आशा है वो नहीं है इनके पास। लगातार यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटेस्ट कर, लेकिन सरकार
जो है उस पर कोई असर नहीं। इसी को कहते हैं दम्भ और अहंकार में सरकार इतनी डूब चुकी है कि उनको आना आम आदमी की दिक्कतें दिखती हैं, ना इस दिक्कतों के खिलाफ उठती हुई आवाजें दिखती हैं। उनको शायद सोते हुए से जगाने के लिए हमने गैस सिलेंडर दिखाए, उनको हमने पेट्रोल पंप पे लोगों की दिक्कतें दिखाई, लेकिन वो नहीं देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप जनता के दुख मत देखिए। 100 से पेट्रोल पास हो चुका है, 90 पर डीजल है, 225 रुपए आपने गैस के दाम बढ़ा दिए। एक वक्त तो ऐसा आएगा जब इस कुंभकर्ण की सरकार को जगना पड़ेगा, और जब आप जगिएगा तो जनता आपको पाठ पढ़ाएगी, क्योंकि इसी जनता की आपने महंगाई से कमर तोड़ दी है। ये सरकार गिद्धों से भी बदतर हो चुकी है कि इतनी महंगाई में, बेरोजगारी में गरीब आदमी को नोचे चली जा रही है, उनकी जेब में डाका मारे चले जा रही है, और उन्हें शायद ये गलतफहमी हो चुकी है ये राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, ये हर घर का, हर गृहिणी का मुद्दा है। और मैं अपील करना चाहूंगी हर उत्तर भारत से दक्षिण भारत की महिलाओं से, गृहिणियों से, खाली सिलेंडर लेकर जब तक आप खुद भी सड़कों पर नहीं उतरेंगी, ये सरकार को ये जो गलतफहमी है वो दूर नहीं होगी कि आप खुश हैं बढ़ते दामों से। इसीलिए हमारे आंदोलन 9 तारीख को संसद का घेराव किया था इन बड़े दामों को लेकर। फिर 25 रुपए बढ़ा दिया गया, क्योंकि उन्हें लगता है जो सत्ता में बैठे हैं, जो गिद्ध बैठे हैं, कि लोग इससे खुश हैं। अब लोगों को आना होगा, बताना होगा आप खुश नहीं है, ये दबाव बनाना होगा। और कांग्रेस पूरी तरह से लोगों के साथ खड़ी है, बड़े दामों के खिलाफ खड़ी है, इन्हें वापस लेने तक खड़ी है। जम्मू में आज कांग्रेस वर्करों ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस वर्करों ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाते हुए गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर आजाद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि कांग्रेस ने आजाद को ऊंचा मकाम दिया, और लेकिन अब वो वजीर आजम की तारीफें कर रहे हैं और बीजेपी के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस वर्करों ने मजीद कहा कि आजाद ने डीडीसी इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के जो उन्होंने कहा है कांग्रेस की आपसी कला खुल के सामने आ गई है, और आज जिस तरह से गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कांग्रेस जे कांग्रेस के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे जो आप मोदी की तारीफें करना सरासर गलत, जिस शख्स ने हमें 370 हमारी रियासत हमारा 2 साल से बंधक बना के रखा, और यहाँ से दिल्ली से आते हैं चुपके से और मोदी जी की तारीफें करे जाते हैं। हमें जीना पड़ता है, हमें सहना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। ये आगे यहाँ गुटबाजी करके चले जाते हैं, ये हम कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको छोटी सी बात पे पूरी बात खत्म करता हूँ कि जो मोदी के जार हैं वो कांग्रेस के गद्दार हैं। ठीक है सर, जम्मू में इतनी इलेक्शन होती है, डीडीसी इलेक्शन होती है, 2 साल से जम्मू बंद रहता है। 4G, टोल प्लाजा, अनएम्प्लॉयमेंट, किसानों का आंदोलन, तब जो कहाँ था जा साहब। गुलाम नबी आजाद साहब के सारी जिंदगी हमने NSUI में, यूथ कांग्रेस में झंडा उठाया, जिनको जिंदाबाद किया। किस लिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता थे, हमारे नेता थे। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो षड्यंत्र रचेंगे, सारी जिंदगी जब उनको कांग्रेस पार्टी ने दिया, और आज जब पार्टी क्राइसिस में खड़ा होने का समय आया, तब उन्होंने मोदी जी की तारीफ शुरू कर दी। आज जब और पार्टी की आज ये हालात किन लोगों की वजह से हैं? इन्हीं लोगों की वजह से हैं जो यूपीए में 10 साल मंत्री रहे। हमारी मांग है सोनिया गांधी जी से कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको बाहर किया जाए और साफ संदेश दिया जाए कि जो पार्टी के साथ नहीं खड़ा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये कांग्रेस के वर्कर्स का गुस्सा है, चाहते हैं कि एक्शन हो, आर पार की लड़ाई चाहते हैं, और चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, आजाद के खिलाफ अब एक्शन होगा। तो जाहिर तौर पर एक दबाव बनाने की कोशिश है सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कि वो अब इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में कुछ जीनियस से रूबरू करा रहे हैं। बायजूस के यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल और अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सहानी सैनी से। इसकी हौसला अफजाई की PV सिंधु ने। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा, इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीते होंगे इंटरनेशनली, और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चलिए लाओ, भाई पानी लाओ। डूब जाता है उसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीतते। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing, and I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year.
80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, Olympiad जीत चुके हैं. You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे. कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम के तहत मरकजी वज़रा हर्षवर्धन और मुख्तार अब्बास नकवी ने टीके लगवाए. मरकजी वजीर हर्षवर्धन और उनकी अहलिया ने वैक्सीन लगवाई. टीका लगवाने के बाद उन्होंने सीनियर शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है. उधर रामपुर में वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी टीका लगवाया. मुझे कोवैक्सीन और मेरी पत्नी को भी कोवैक्सीन लगाई गई है. मुझे पिछले आधा घंटे में और मेरी पत्नी को भी पिछले आधा घंटे में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं महसूस हुई है. मैं इस अवसर पर देश के समस्त उन नागरिकों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या वो 45 साल और 59 साल के बीच में है और उन्हें कोमॉर्बिडिटीज यानी कोई और दूसरी प्रमुख बीमारियां हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि देश भर में हजारों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भारत सरकार ने अपने खर्चे से सारे देशवासियों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है. आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वैक्सीन कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम सब भारतवासियों के लिए संजीवनी का काम करेगी. गाजियाबाद किसान एहतजाज के NH9 हाईवे के फ्लाईओवर की एक सड़क को दिल्ली पुलिस ने राहगीरों के लिए खोल दिया है. 26 जनवरी के बाद से ही ये सड़क दिल्ली पुलिस ने बंद कर दी थी और इस वजह से बाहर से अपने रोजमर्रा के काम के लिए आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही थी. इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने. इस समय हम NH9 पर मौजूद है. सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस ने NH9 को बैरिकेडिंग लगाकर, कटीले तार लगाकर बंद कर रखा है. 26 जनवरी के बाद जो घटना घटित हुई थी उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी जिससे कि किसान दिल्ली की तरफ ना जा सके. इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी जो वाहन यहाँ से गुजरते थे उन्हें उठानी पड़ रही थी. आज दिल्ली पुलिस ने इन रास्तों को एक तरफ साइड में खोल दिया है. दिल्ली से जो वाहन गाजियाबाद की तरफ आते हैं उन रास्तों को दिल्ली पुलिस ने आज सुबह खोल दिया है. इससे कि वाहनों को बहुत ही सुचारू रूप से चल भी रहे हैं और जो वाहन दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद आ रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ राहत जरूर मिली है. दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे थे. किसान बार बार दिल्ली की तरफ ना जाएं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए. कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम इनसे ही बात कर लेते हैं. आज दिल्ली पुलिस ने एक तरफ का रास्ता खोल दिया है तो कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है. मैं सेक्टर 2 वैशाली में रहता हूँ. रोज मुझे कम से कम रोज 1 घंटा 15 मिनट फालतू लगते थे अपने घर पहुँचने में और धूल भरी रोड थी. तो आज मुझे लग रहा है कि मैं अब शाम को जब अपने घर वापस आऊंगा तो टाइम से घर पहुँच जाऊंगा. अभी दिल्ली पुलिस ने ये सड़क भी बंद कर रखी है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जल्दी दिल्ली पुलिस ये रास्ता भी खोल देगी? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये रास्ते को भी दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द खोल दे ताकि जो आने वाले हैं उनके लिए भी हो जाए और जाने वालों को, एक रोड जाने वालों के लिए हो जाए और एक रोड आने वाले के लिए हो जाए. एक रोड जाने वालों के लिए भी हो जाए, एक रोड आने वालों के लिए भी हो जाए, ऐसा इनका कहना है. एक बार तस्वीरों में हम आपको फिर दिखाते हैं कि वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने एक तरफ का रास्ता खोल दिया है
दिल्ली की तरफ से जो वाहन गाजियाबाद में जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अब राहत की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। NH9 से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। खबरनामे में फिलहाल इतना ही।